सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हमारी जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, यहां से क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए हमारे एग्जाम पेपर में, हमारे क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को मिलता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और लगभग हम जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें है ना 22 है ना भाग और 12 शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो 395 है ना। लेकिन अगर हम इनको हम जो आर्टिकल्स देखते हैं वो कुछ देखते हैं 1 2 3 या क्या खा गया है, तो इन सबको अगर हम काउंट कर लें तो लगभग ये 400 प्लस आर्टिकल्स बनते हैं, है ना। तो जो हमारे आर्टिकल्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हम उन्हीं को चर्चा करेंगे और लगभग हम मोस्टली अधिकतर सभी आर्टिकल्स को इसमें हम कवर कर लेंगे। तो एकदम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार वीडियो को जरूर देखें तो आप बता सकते हैं। मैं ये जो वीडियो है इस वीडियो को एक एमसीक्यू टाइप में लेकर के आया हूं और एमसीक्यू टाइप के साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस आर्टिकल्स में किसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना, और उसके कुछ एक्सप्लेन भी आपको दी गई है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। और चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। सबसे पहले पीपीटी को तैयार करना, फिर क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना और एग्जाम ओरिएंटेड देखना कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है या भी नहीं है, और फिर उसको हम एक पीपीटी में तैयार करना और फिर उसको रिकॉर्ड भी करना है ना, उसको एडिट भी करना है और उसके बाद में उसको पब्लिश करना होता है ना। तो बहुत सारी मेहनत लगती है एक ही वीडियो के लिए और ये सारा काम मैं खुद एक अकेला करता हूं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना ज्यादा हो सके अपने सभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी में इसको शेयर कीजिए और ज्यादा इसका फायदा उठाइए। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने इस क्लास, इस सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल जो 1 है इसमें भारत को क्या कहा गया, इसमें क्या गया कि इसमें क्या है, एक तो संघ का नाम दिया गया है, क्या ना, संघ का नाम और साथ ही साथ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना। और क्या कहा गया भारत को कहा गया है कि राज्यों का संघ, है ना, राज्यों का संघ। देखिए मेरा जो पेन टैब है वो थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, है ना, तो आप उस तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो आप केवल उस पर ही फोकस करें। जो राइटिंग है वो मैं लिखने की पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, है ना। तो प्लीज उस तरफ थोड़ा सा, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा क्योंकि मेरा पेन ड्राइव जो है मैंने ठीक से प्रॉपर काम नहीं करा है। नया पेन ड्राइव मैंने मंगाया तो अभी शायद अभी आया नहीं है वो, है ना। तो चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन बोलता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया, देखिए परिसंघ नहीं कहा गया, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ महासंघ या फिर राज्यों का संघ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत को क्या कहा गया, एक तो उसमें राज्य संघ का नाम दिया गया है और राज्य जो क्षेत्र उनके नाम दिए गए हैं, और भारत को क्या कहा गया कि राज्यों का एक संघ कहा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी को हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राज्यों का संघ कहा गया। याद रखेंगे आर्टिकल 1 राज्यों का संघ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, ठीक है। हमारी जो संसद है वो एक नए राज्य को एस्टेब्लिश कर सकती है, एक नए राज्य को बना सकती है। तो उसके लिए
संविधान में किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। बात कर लेते हैं हम 1, 2, 3 और 9 आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो अगर हम 1 को देखें तो 1 में हमने भी बात की थी कि राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना के बारे में। अगर हम भारत में कोई भी एक नया राज्य बनाएं तो उसके लिए संसद काम करेगी, और तो किस आर्टिकल के तहत ये करेगी? तो आर्टिकल नंबर 2 जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आर्टिकल 3 के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है? देखिए, अगर हमें कोई भी नया राज्य बनाना है, मान लीजिए हमें कोई एक ए बी सी डी कोई राज्य है और उनमें से हमें और भी कोई एक नया राज्य बनाना है, मान लीजिए ई बनाना है, तो ई राज्य का जो निर्माण है करना है, और क्या वर्तमान जो राज्य हैं, है ना, जो वर्तमान में राज्य हैं उनकी सीमा, उनके क्षेत्र और उनके जो नाम है उनमें जो परिवर्तन करना है, तो वो आर्टिकल 3 में कहा गया है। कि आर्टिकल 3 में कहा गया कि नए राज्यों का जो निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और उनके जो नाम है उनमें परिवर्तन कर सकती है कौन? हमारे भारतीय संसद। ये बात कही गई आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 भी हमें दिख रहा है, तो आर्टिकल 9 की भी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 9 में देखिए, ये जो 9 है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है ना, नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता में हम देखें तो विदेशी राज्य की जो नागरिकता है ना, वो स्वेच्छा से अर्जित करने वाले जो भारतीय हैं उनका नागरिक ना होना। ठीक है, व्यक्तियों का नागरिक ना होना, इनकी वो सिटीजन नहीं है। अगर विदेशी राज्य की नागरिकता है उनकी, या फिर स्वेच्छा से अर्जित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नागरिकता नहीं होना, तो अनुच्छेद 9 में लिखा गया है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी सी नहीं, क्या कहा, भारतीय संसद को नए राज्य, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के गठन के लिए दिया गया। तो अनुच्छेद जो 3 है वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक नए राज्य का निर्माण करेगी और वर्तमान जो राज्य हैं उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 3 है वो ये कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है, तो किस आर्टिकल में कर सकती है? 1, 2, 3 और 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर हम चर्चा कर चुके हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी 3 नंबर का जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद जो 3 है वो यही कहता है कि भारतीय संसद किसी भी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है और विदेशी राज्यों के क्षेत्र, सीमा के नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? 8, 9, 10 और 11। ठीक है, 8, 9 और 10, 11। देखिए 8 जो अनुच्छेद 8 है वो क्या कहता है कि भारत के जो बाहर जो रहने वाले जो भारतीय हैं, है ना, उनके कुछ जो व्यक्ति हैं उनके जो नागरिकता के जो अधिकार है उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 9 हमें अभी बताया था कि जो विदेशी राज्य की नागरिकता है या फिर स्वेच्छा से अर्जित करने वाले जो स्वेच्छा से नागरिकता को अर्जित कर लेते हैं तो वो क्या होंगे? भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 जो कहता है कि भारत के नागरिकों का बना रहना है। ठीक है, सॉरी, नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखना है। अनुच्छेद जो 10 है ये कहता है। अनुच्छेद 11 है, 11 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमन किया जाए, है ना, नागरिकता के अधिकार को नियमित किया जाए या उसको रेगुलेट किया जाए करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो अनुच्छेद 11 में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? ठीक है, कोई भी किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो कानून है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। तो 12, 14, 13 या फिर 18। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 12 है वो दो।
12, 14 है, 13 और 18 है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है, वो हमारे विधि के समक्ष क्या है, समानता को दर्शाता है, ठीक है, वो समानता को बताता है। और अनुच्छेद जो 13 है वो क्या कहता है, मूल अधिकारों से क्या असंगत हो या फिर उनका जो अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो है। और अनुच्छेद 18 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 18 तो हम जानते हैं क्या कहता है, कोई उपाधियों का अंत के बारे में जो बात की गई वो अनुच्छेद 18 में की गई है। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 13 होगा। सॉरी। देखिए अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 घोषणा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर आपने लगा लिया होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, विधि के समक्ष। तो 13, 14, 15 या फिर 17। तो क्या कहता है, तो विधि के समक्ष समानता, समानता के बात भी बताया था। तो क्या होगा, आर्टिकल जो 14 है वो ये कहता है, आर्टिकल 14 इसका सही आंसर होगा कि विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के में जो समानता का जो अधिकार है वो किसमें दिया गया है, 14 से 18 के अनुच्छेद में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 में दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए वो 23 और 24 में है, और धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो 25 28 है, और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार दिए गए वो 29 और 30 में दिए गए हैं, और जो, ठीक है। तो ये क्या है, और एक इसमें अनुच्छेद 32 भी आता है जो संवैधानिक उपचार है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, समानता। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, कौन सा भाग है, तो भाग 3 है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है, और संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध भी करता है, ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? जो रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद है जो रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का 4, 15 का 5, 16 के 4 या 16 का 5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 15 का 5, ठीक है। जो 15 का 5 है वो क्या कहते हैं, देखिए इसे जोड़ा गया था 93 यानी कि 93वें संविधान संशोधन से 2005 में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 सिर्फ सरकारी या सरकार फंडित जो संस्थाएं होती हैं उन पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता था, और इसी कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं में भी एससी और एसटी को आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया है। जिस तरह से आज हम जो आरक्षण लेते हैं, आपका मेरिट होती है, तो मेरिट में भी हमारी क्या होती है, वो हर एक कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो एसटी हो, तो सबकी अलग अलग कट ऑफ होती है। तो इसके लिए भी क्या जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 15 है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में किया गया, और आरक्षण को जो सुविधा प्रदान की गई वो किसमें दी गई है, 93 जो संविधान संशोधन था जो 2005 में जोड़ा गया था, ठीक है, इसमें किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इज द करेक्ट, वो आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है। ठीक है, वहां पर आरक्षण की बात की थी हमने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर क्या किया हमें पदोन्नति, ठीक है, प्रमोशन, जो हम प्रमोशन मांगते हैं ना, तो किस प्रमोशन के मामले के में आरक्षण के लिए उपबंध है, तो किसके लिए है वो, एससी और एसटी के लिए है। तो किस में है, ए बी सी या फिर डी में है, बताइए। तो सही आंसर, तो इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए के है, अनुच्छेद 16 का 4A। ठीक है, अनुच्छेद 16 का जो 4A है वो यही कहता है कि राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें एससी और एसटी के पक्ष में जो प्रमोशन है उसके मामले में उनको आरक्षण के लिए उपबंध उसमें किया गया है। सॉरी, ठीक है, तो अनुच्छेद 16 4A के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, अगर प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें तो इसके लिए क्या कर सकती है, वो प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 4A में इस बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21 है, 16 है, 17 है या फिर 25 है? तो अनुच्छेद देखिए हम 16 है, 17 है, 21 और 25 है, इन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद सबसे पहले हम बात करना है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 जो है वो आप सभी जानते हैं क्या है, इसमें प्राणदैहिक है ना, प्राणदैहिक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, देखिए मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं ये प्रॉपर नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना, और इससे बेटर ये है कि चलो मैं आपको ऐसे ही बोल करके सब कुछ बता दूं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 21 है वो क्या कहता है, प्राण दैहिक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 क्या करता है, वो कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ठीक है, लोक नियोजन के जो विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 तो आप सभी जानते हैं अस्पृश्यता का जो अंत है वो इसी के बारे में है ना। और अनुच्छेद जो 25 है वो क्या करता है, अनुच्छेद 25 तो ये भी क्या कहता है, वो कहता है क्या, देखिए अंतःकरण की जो धर्म है उसको अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इनकी जो धर्म है वो हम उसको मान रहे हैं, किसी भी रूप में मान रहे हैं, उसके आचरण है, उसके प्रचार है, तो करने में हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें इस बारे में कोई नहीं रोक सकता, वो आर्टिकल 25 कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता का जो अंत किया गया, छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का जो उन्मूलन किया गया वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद जो 17 है, ठीक है, वो इसमें इस बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि कोई भी, चलिए ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 में बात की गई है, और आर्टिकल जो 19 है वो किस बारे में बात करता है, वाक स्वतंत्रता के विषय में जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है, कहीं बस सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, संगम और संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें हिट करना है नहीं को, तो ये पूछा कि एक सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं, देखिए इसमें क्या है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत में कहीं पर भी जाकर के निवास कर सकता है, वहां पर बस सकता है ना।
और जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो आर्टिकल इसमें दिया गया है, वो एक उसके लिए एक आर्टिकल अलग बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए एक आर्टिकल अलग बनाया गया है। क्या बनाया गया? इसके लिए आर्टिकल बनाया गया है 13। ठीक है, क्या आंसर बनाया गया? आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 30। तो 30 आर्टिकल अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का जो माइनॉरिटीज है वो उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं 29 पढ़ते हैं। तो 29 में क्या कहा गया है? उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन जो 19 है वो क्या करता है? भारत में हम कहीं भी जाकर के कहीं भी बस सकते हैं, हमें संघ बनाने का अधिकार है, सोसाइटी संगम ये जो हम बनाते हैं तो उन्हें बनाने का हमें यूनियन, तो ये सब हम बना सकते हैं। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, हम कहीं भी जाकर के अपनी कुछ भी सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। तो एक इसमें आर्टिकल 90 में दिया गया है। ठीक है, तो ए सी और डी तो है लेकिन बी इसमें नहीं है, तो नहीं ही पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार ये इसमें शामिल नहीं है। ये किस में शामिल है? ये आर्टिकल 30 में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान 1949 का जो अनुच्छेद है 19, उसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, हर किसी को है। बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है उसे। शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो ठीक है, किसी भी तरह से शांतिपूर्वक हो, अहिंसक नहीं होना चाहिए, सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है। संगम और संघ बनाने का अधिकार है, हमें किसी भी तरह से कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी सोसाइटीज बना सकते हैं, है ना। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम पूरे क्षेत्र में भारत में कहीं पर भी किसी भी जगह पर घूम सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। कोई भी हमें ये नहीं कह सकते हम भाई दिल्ली में घूम रहे हैं तो दिल्ली वाले नहीं कहेंगे आप दिल्ली में नहीं घूम सकते, या आप केरल में नहीं घूम सकते, कर्नाटक में नहीं घूम सकते, है ना, जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते। हमें पूरा अधिकार है कि हम कहीं भी संचरण कर सकते हैं, अबाध रूप से, हमें कोई रोक नहीं सकता, बेरोक टोक हम कहीं भी घूम सकते हैं। एक तो कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, हम कहीं भी जाकर के निवास करते हैं। भाई दिल्ली वाले बिहार जा सकते हैं, या बिहार वाले दिल्ली में भी आकर बैठ सकते हैं, या फिर केरला में भी जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, महाराष्ट्र है ना। ठीक है, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें व्यवसाय करने का अधिकार है, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 90 में ये बात की गई है। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रदान करता है और सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का भी इसको क्या है? अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अभी बात की हमने, तो अनुच्छेद 19 में कही गई ये बातें भी अभी हमने पीछे देखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? 19 फर्स्ट सब क्लॉज ए में, 19 फर्स्ट के सब क्लॉज बी में, 19 1 के सब क्लॉज सी में या एस में, या 91 के सब क्लॉज डी में या द में। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता क्या है? एक अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का जो अधिकार है, राइट है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 15, 19, 21 या फिर 29? देखिए, निजता का जो अधिकार है वो किस में आता है? वो हमें आता है जो प्राणदेही जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है, उसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद जो 21 है वो इसमें इसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अनुच्छेद 21। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि अगर हम इस तरह से ज्यादा करेंगे तो बातें जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल में कहा कि जो कोई भी आम नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है, वो अपने मकान पर, अपने घर पर तिरंगे को फहरा सकता है। तो उनका एक मौलिक अधिकार है। 14 है, 19(1) का सब क्लॉज ये है, 21 है, 25 है। तो ये भी किसमें है? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए जो है वो इसी में इसके बारे में की गई, जो निजता का जो अधिकार है ना। तो ऑप्शन जो आर्टिकल 19 है, स्वतंत्रता के बारे में हमें बात की थी, हमें कहीं भी घूमने का, फिरने का अधिकार है, बसने का अधिकार है कहीं पे भी, है ना। तो उसकी उसी में ही एक अनुच्छेद बनाया गया है 19(1) और सब क्लॉज है ए। तो उसमें ये बात कही कि निजी भवनों के ऊपर हम अपने तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 20 में, 21 में, 22 में या 74 में है, ठीक है। तो क्या है, अपने स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये अनुच्छेद किसमें कहता है? एक अनुच्छेद है कि किसी भी गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, ठीक है। तो किसमें क्या आ गया? तो अनुच्छेद आर्टिकल जो 20, ठीक है, 2 है, उसमें इसके बारे में बात की गई है। लेकिन अपने विरुद्ध, स्वयं अपने विरुद्ध, ठीक है, दोष सिद्धि का जो अधिकार दिया गया है ना, जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो भी जो संरक्षण जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें आर्टिकल 20 में दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 में, यहाँ पर 20 और 22 दोनों में कंफ्यूज होता है ना, क्योंकि दोनों की थोड़ी सी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सेम सी है, ठीक है। जो आर्टिकल 20 वो कहता है कि अपराध के लिए जो दोष सिद्ध है उसके संबंध में संरक्षण को प्रदान करता है। लेकिन जो 22 है वो कहता है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में उसका अधिकार है। तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए 20 दिया गया है, नीचे लिख सकते हैं कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। क्या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में ये बातें कही गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है? तो इसके बारे में भी अभी चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 21 जो है वो यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का के बारे में बताता है, ठीक है। ये बात हम कर सके हैं कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही वो वंचित हो सकता है। 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अगर हमें विदेश यात्रा करनी है तो उसका जो हमें अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 14, 19 या 21 या कोई नहीं, ठीक है।
तो इसके बारे में भी जो हमें चर्चा की गई है वो किसमें की गई है, वो आर्टिकल 21 में की गई। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण का जो अधिकार दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो इसी में क्या गया है 21 में क्या है, जो स्वतंत्रता के अधिकार है 19 से 22 यानी कि 19 से 22 तक जो दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 21 का उल्लंघन होता है यदि, कब होगा, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, या किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, या सी कहता है कि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। तो डी कहता है उपरोक्त सभी के संबंध में। तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है कब होगा, जो हमारे प्राण दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण का जो अधिकार दिया गया है 21 में, तो उसके अंतर्गत हमें इनमें से कौन सा है जो उसका उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर ये सभी ही हैं, क्योंकि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है तो भी क्या है, वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगा। किसी प्रमाणित जो पागल है उसको अगर कारावास का दंड दे दिया गया, भाई प्रमाणित है, वो सर्टिफाइड कर दिया कि वो पागल है, लेकिन उसको फिर भी कारावास दे दिया है, तो वो भी क्या है, वो भी 21 का उल्लंघन माना जाएगा। और किसी नागरिक का जो पासपोर्ट है वो अनिश्चित काल के लिए उसका जब्त कर लिया जाता है, तो वो भी क्या, आर्टिकल 21 का उल्लंघन उसको माना जाएगा। तो उपरोक्त सभी में हम अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता हुआ देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के विषय में निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है। इंडिकेट करना है हमें किसको, इंडिकेट करना है हमें सही को। सही है तो हमें यही चेक करना है कौन सा सही है, और नीचे कूट दिए हैं, कूट के आधार पर हमें देखना है क्या। अनुच्छेद 22, इस अनुच्छेद में दिया गया मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। और तीसरा थर्ड कहता है कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार है उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। और चौथा क्या कहता है, फोर्थ, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार है वो शत्रु विदेशियों के लिए नहीं हैं। तो ये तो अनुच्छेद 22 के बारे में क्या यहाँ पर कथन सही है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद जो 22 है वो क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वह यहाँ पर ए बी 4 कूट दिए गए हैं, चारों कूटों में से हमें इसको देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस सबसे पहले कहता है कि यह अनुच्छेद मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। तो सही बात है, अनुच्छेद 22 यही बात करता है ना, कि बंदी बनाए जाने और कुछ मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। दूसरा, यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए, ये भी ठीक है, ये दोनों के लिए अनुच्छेद 22 जो है ये, है ना। तीसरा, इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें किसी निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया है, नहीं, ये गलत होगा। और इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार हैं वो शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो 1, 2 एंड जो 4 है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होंगे, और 1, 2, 4 एंड के ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इन 1, 2 और 4 को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो जो गिरफ्तारी है उसके बारे में पर चर्चा की गई कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को या गिरफ्तारी के आधार पर के बारे में जल्दी सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपने किसी कानूनी व्यवसाय से संपर्क लेने या बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, है ना। वो भाई अपने वकील कर सकता है वो। दूसरा कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया जो व्यक्ति है उसे 24 घंटे के अंदर कहाँ मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ या लागू नहीं होगा किन पर, उन पर नहीं लागू होगा। जैसे व्यक्ति है कोई भी है और कुछ समय के लिए शत्रु विदेशी या शत्रु विदेशी के लिए नहीं है तो नहीं है, उसके लिए प्रावधान नहीं है ये, ठीक है। तो 1, 2 और 4 जो यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ठीक है। बालकों के कारखानों में बालकों के नियोजन यानी कि काम करने के जो अधिकार है उसको प्रतिषेध करता है। 19, 17, 23 या फिर 24। तो जो अनुच्छेद 24 है वो यही बात करता है जो कारखाने हैं, ठीक है, कारखानों में बालकों के नियोजन मतलब बच्चों को उसमें नहीं करा सकते, कारखानों में काम नहीं करा सकते। जहां पर मशीनरियां चल रही हैं तो उनमें हम बच्चों से काम नहीं ले सकते, उनमें बच्चों से हम काम नहीं करा सकते। यह अनुच्छेद 24 कहता है, ठीक है। बाल श्रम के, ठीक है, बाल मजदूरी जिसे हम बाल मजदूरी कहते हैं, यानी कि हम बाल मजदूरी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 ये बात कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है, मानव और दुर्व्यवहार बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है ना, जो ह्यूमन ट्रैफिक होती है तो इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 23। 19 और 17 की बात हम पीछे कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 24 है यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ठीक है। क्या करता है कि किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकट में गतिविधियां जिनमें निर्माण कार्य होते हैं जैसे रेलवे में, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों को वहां पर काम नहीं ले सकते। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाले और गैर जोखिम युक्त वाले कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 ये बात करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है, ठीक है। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 28, है ना। और एक है 29 से 30। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिए गए हैं, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार वो हमें 19 और 22 में देखने को मिलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार वो हमें 23 और 24 में देखने को मिलते हैं। और इसमें धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वो हमें 25 से 28 तक की जो अनुच्छेद है वहां पर देखने को मिलते हैं। और यही यहाँ पर पूछा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तो होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। ऑप्शन नंबर जो सी है वहां पर ये करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 से 28 में क्या कहा गया। तो 25 में कहा गया कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार कर सकते हैं हम अपने धर्म का। 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता होगी। 27 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर वहां पर धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा होती तो उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है, मतलब उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो 25 से 28 तक के बारे में ये बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनको प्रबंधन
करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। लेकिन अनुच्छेद जो 30 है वो कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थानों को स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में ये बात की गई है। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो हमारे उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान शिल्पकार माने जाते हैं, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है, उन्होंने ही ये बात का अनुच्छेद जो 32 है इसको क्या कहा है? इसे ही भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, 33A 329 या फिर 343C और 343K। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में उसे क्या की जा सकती है? उसे चुनौती दी जा सकती है। तो क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो 33A है, ये 33A यही बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सभी इंपोर्टेंट हैं। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश देगा कौन देता है? देखिए ये TPSP है ना, TPSP है ना, TPSP यानी कि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। तो उसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं, उस आर्टिकल्स में एक आर्टिकल है 40 अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कि ग्राम पंचायतों को, जो राज्य सरकारों को निर्देश देता है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए। तो अनुच्छेद 40 में इस बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 हम देख चुके हैं, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद जो 48 है वो किस बारे में चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 48 करता है क्या? कृषि और पशुपालन के संगठन को। ठीक है, और एक है अनुच्छेद 48 कै, इसको भी ध्यान से देखना। अनुच्छेद 48 कै जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में जो निर्देश दिए गए वो अनुच्छेद 48 कै में दिए गए। और अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध में बात करता है अनुच्छेद 51। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, 40 है, तो अनुच्छेद जो बी है यहाँ पर वो सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को कार्यों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए निर्देशित करता है? 16, 38, 41 या फिर 43? देखिए अनुच्छेद 41, ठीक है, अनुच्छेद जो 41 है वो किस बारे में बात करता है? तो इसमें कुछ जो कंडीशंस हैं उनमें काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के जो अधिकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, काम पाने की, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है अनुच्छेद 41। ठीक है, 16 के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, क्या समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या है? वो
राज्य के लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहता है। 41 बताया है। और जो 43 है वो क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह है मजदूरी के लिए, ठीक है, कर्मकारों की जो निर्वाह करने की जो मजदूरी है, मजदूरी के बारे में जो बात करेगा, अनुच्छेद 43 करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 पढ़ रहे थे हम, तो अनुच्छेद 43 का जो ए है वो यही बात करता है, क्या उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, ठीक है। उद्योग जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें जो प्रबंध करने के लिए उनमें कर्मकारों का भाग लेना ही अनुच्छेद 43 के या अनुच्छेद 43 ये कहता है, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या राज्य जो है वो कदम उठाएगा, ठीक है, राज्य कदम उठाएगा। तो 43 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्यजीव की सुरक्षा और सुधार का अधिकार मिला है? ठीक है, पर्यावरण, वन और वन्यजीव की सुरक्षा करना, वो अनुच्छेद 48 हमने भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 48 के बारे में। अनुच्छेद 40A बोल दें या अनुच्छेद 48 क्या बोले 48 का, तो अनुच्छेद जो 48A है ऑप्शन नंबर बी में, ये यही करता है कि राज्य को निर्देश देगा कि पर्यावरण की रक्षा को सुधार करने और देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास राज्य को करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद जो 49 है वो क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये तो अनुच्छेद 51 बोलता है, ठीक है, अनुच्छेद 51 हो गया। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है कौन सा कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है। कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार के लिए 14 वर्ष से कम आयु का निषेध करना, ठीक है, ये कौन सा कहता है? अभी पीछे हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि बालकों को अनुच्छेद 24, देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो 14 से ही हम याद करें, 14 और 24 थोड़े सिमिलर से हैं, तो यहाँ पर हम 24 कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ बढ़ा दिए, 4 बराबर है, तो कारखाने आदि जो हैं उनमें क्या बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करेगा। और स्मारक और संस्थान, स्मारकों एवं स्थानों एवं प्राकृतिक महत्व की जो वस्तुएं हैं उनके जो संरक्षण के लिए जो निर्देश दिए गए वो अनुच्छेद 49 में ही दिए गए हैं, और यही यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद 49 क्या कहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए 1 2 3 क्वेश्चन तो ये बड़े और एक क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन को देख लिया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को व्यक्त करता है। अभी देखा था हमने अनुच्छेद 51 में कही गई ये बात, ठीक है, ज्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं, पीछे कर चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया? अनुच्छेद उसमें देखिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था एक संशोधन के द्वारा, तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम देंगे, आपको भी कुछ करना चाहिए ना। तो यहाँ पूछा कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है, तो कौन सा है अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 51A, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा 51A, ठीक है। इसके बाद 51 है, 52 हमारे राष्ट्रपति से स्टार्ट हुआ, फिर राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है। 52 है, 53, 54, 55 है ना। तो ये सभी जो 61 है, 62 है ना। तो 62 तक यानी कि 52 से 62 तक कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में कहा गया है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए सही आंसर होगा। भारतीय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने का अधिकार, यह उनका कर्तव्य है ना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संदर्भित होता है? 48 से 51, 56, 21। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तो क्या, तो अभी इसके बारे में चर्चा की थी, अनुच्छेद 48 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संदर्भित, अच्छा किस अनुच्छेद से संदर्भित है? हाँ सही है, ये हमारे क्या है, ये मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, मौलिक डीपीएसपी में अलग है लेकिन मौलिक कर्तव्य में भी दिया गया ना। तो मौलिक जो कर्तव्य है वो किसमें, अनुच्छेद 51A में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर बी को यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, आंसर बी को यहाँ पर हमें टिक करेंगे, याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A जो है वो क्या कहता है, यहाँ सॉरी यहाँ पर, हाँ हमने यहाँ नहीं पढ़ा ना, ये भारतीय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, सॉरी है ना। अगर ये कथन आता है तो हम डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, वो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य होगा, वो हमारा एक मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नहीं पहुंचे, मैं डायरेक्ट यहीं से सीधा क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो इसलिए क्वेश्चन 48 में पहुंचे, है ना। चलो तो करेक्ट कर लेंगे, अनुच्छेद 51 में ये बात की गई मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद का जो चर्चा की गई ना संविधान में, केवल एक आर्टिकल में की गई है। वो आर्टिकल कौन सा, वो 75 है ना। कौन सा है, अनुच्छेद 75 है। ठीक है, तो 75 क्या करते में ही इसके बारे में चर्चा की गई है ना। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होगी वो किस में होगी, अनुच्छेद 75 में ये बातें की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद का जो शब्द यूज किया गया वो 75 में ही किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 85 ये किसके बारे में चर्चा करता है, ये संसद के सत्र है ना, जो संसद के जो सेशन होते हैं उनके सत्र हैं, सत्रावसान है, उनके विघटन के बारे में बताता है अनुच्छेद 85। ठीक है, और अनुच्छेद जो 93 है वो किसके बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें करता है। ठीक है, अनुच्छेद 97 भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सभापति है ना, इसमें सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनके क्या है, सैलरी और भत्ते के बारे में बात करेगा। कौन सा, अनुच्छेद 97। और अनुच्छेद जो 100 है वो क्या करेगा, संसद में मतदान, सदनों में जो मतदान होगा, वोटिंग होगी, रिक्तियों के होते हुए भी सदन की जो कार्य करने की जो शक्ति है और जो गणपूर्ति करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 100 में दिया गया है। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होगा, ये जो चर्चा की गई वो 93 में की गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ठीक है, गणपूर्ति करने के लिए है ना। अभी इसी के बारे में पीछे भी मैंने बताया था, इसी के बारे में। तो क्या आंसर होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो मत का निर्णायक होगा, मत निर्णायक होगा। अगर दोनों सदन है, दोनों में वोटिंग, कोई प्रस्ताव है कोई, तो वो क्या बराबर है। तो जब बराबर होते हैं तो उसमें क्या होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो मतदान करेगा, और वो किसको मतदान करेगा, जिसको भी मतदान करेगा वो, और उसका जो मत होगा वो निर्णायक ही होगा।
तो आर्टिकल जो 100 है वो यही बात करता है गण पूर्ति के बारे में, जो अभी पीछे बताया था ना गण पूर्ति, तो वो इसी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए जो निर्भरताएं होती है उनके बारे में, और 99 जो है वो सदस्यों के जो शपथ है ओथ है उसके बारे में बात करता है। और 103 जो बात करेगा वो संसद की निर्भरता से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मनी बिल यानी कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? सभी जानते हैं धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल है इसकी जो परिभाषा दी गई, जो डेफिनेशन दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी। तो अनुच्छेद डी, सॉरी आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट। अनुच्छेद 44, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष जो उपबंध है वो किस अनुच्छेद में किए गए हैं? 117, 119, 121 या फिर 123? तो वित्त विधेयक के बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 119 यानी कि 119 है, 119 जो किसके बारे में बताता है? वो संसद में वित्तीय जो फाइनेंशियल जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी विधि है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 121 क्या संसद में चर्चा जो होती है उस पर जो क्या करता है? निर्बंधन, ठीक है। 123 तो आप जानते ही होंगे क्या है, तो ये क्या है? अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की क्या शक्ति दी गई है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? वार्षिक जो बजट है वो पेश किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? 110, अनुच्छेद 115 है, या फिर 112 है, या फिर 118 है। देखिए वार्षिक जो इसमें देखेंगे वार्षिक बजट, सबसे पहले तो जो बजट है, बजट शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया गया हमारे संविधान में। हमारे संविधान में क्या किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है केवल। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो आता है हमारा अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही सी है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अलग अलग ऑप्शन। एक 110 में अभी हमने देखा बताया था क्या था? मनी बिल था, धन विधेयक था। अनुच्छेद 115 है ना, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है जो अनुपूरक होती हैं उसके बारे में, अनुपूरक या अतिरिक्त जो अधिक जो अनुदान होता है ना, उसके बारे में। और अनुच्छेद 118 ये भी कुछ खास नहीं है, तो इसमें एक दिया गया प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं उसमें, है ना, धन विधेयक के उसमें ही सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया? 127 में कहा गया, 122, 126 या फिर 139? देखिए अनुच्छेद 127, अनुच्छेद जो 127 वो क्या कहता है? वो तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं ना उनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है। 122, ठीक है ना, अनुच्छेद 122 जो है सॉरी 122 नहीं 127 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 122 है वो क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना, जांच नहीं करेगा। ठीक है, जो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 122, और इसी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 126 है, अनुच्छेद जो 126 है वो क्या है? जो कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 126 कार्यकारी
जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो चीफ जस्टिस होंगे, उनके बारे में बताया, उनकी नियुक्ति के बारे में है। और अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 139 जो क्या कहता है, जो रिट होते हैं ना, रिट निकालने की जो शक्तियां हैं उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को प्रदान किया जाना, ठीक है, रिटों के बारे में। तो 139 इसके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 122 जो वो क्या कहता है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती, उनको प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कौन सी अनुच्छेद के अधीन एक पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ठीक है, 124। देखिए अनुच्छेद 124 है, तो अनुच्छेद 124 क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसकी जो गठन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, 127 अभी मैंने बताया था, एक तदर्थ जो न्यायाधीश है उनके बारे में। और अनुच्छेद 128 वो सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक होती है उसमें क्या जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होती है उनकी उपस्थिति के बारे में बताता है। और 130 जो कहता है वो उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर है, तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो कहां पर है, दिल्ली, नई दिल्ली में है। तो 130 कहता है वो उस बारे में। ठीक है, तो ये पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 124 का 3 है। ठीक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और इस गठन के बारे में बताया गया है। तो इसी के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि पारंगत न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो इसमें उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत किया गया है? ठीक है, पुनरावलोकन के लिए। तो 137 क्वेश्चन, ठीक है, 137 जो आर्टिकल्स है वो इसी के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, जो भी निर्णय होंगे, डिसीजन होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, आदेश होंगे, उनका उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनरावलोकन करने का अधिकार 137। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा गया है? अभिलेख न्यायालय कहा गया किसको? भारत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के बारे में। तो आर्टिकल जो 129 है ना, आर्टिकल 129 वो क्या कहता है? वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में होना। ठीक है, क्या अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में। ठीक है, इनकी रिकॉर्डेड कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 129 सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 129 इसके बारे में चर्चा करता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया? विधानसभा तो 165, 163, 167 है या फिर 168 है? तो विधानसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताता है? देखिए 165, जो 165 है वो क्या कहता है? 165 जो राज्य में महाधिवक्ता होता है ना, एडवोकेट जनरल, इसके बारे में बात करता है। 163 राज्यपाल को सलाह देने का
जो मंत्री परिषद होती है, उसके जो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होता है उसका अधिकार है। 167 क्या है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो 167 में है। और 168 ये क्या कहता है? राज्य में विधानमंडल के गठन के बारे में बात करता है 168। तो 4 में देखिए राज्य का जो अधिवक्ता होगा 165 में है, ठीक है। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उसका अधिकार दिया गया है। 167 जो सीएम होगा, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, वो क्या करेंगे? वो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में है ना। तो 168 यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? कौन सा अनुच्छेद है? बहुत ही आसान है क्वेश्चन है ना। क्या? एक बार यूं और एक बार यूं, यानी कि एक बार यूं बना दिया फिर बिगाड़ दिया, बना दिया और बिगाड़ दिया। क्या बना दिया बिगाड़ दिया? राज्य विधान परिषद को बनाया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है किसने? 169 में, ठीक है। 169 के अंतर्गत इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। तो अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद, ठीक है, का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान परिषद की रचना। तो देखिए ये जो कहा गया है वो 171 जो है, इसी में इसके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पर जितने भी आर्टिकल देंगे इनके बारे में चर्चा कर लेते एक बार। देखिए 170 विधानसभाओं की जो ये तो क्या है? विधानसभा के क्या संरचना के बारे में। 171 क्या? 171 क्या? विधान परिषद के बारे में। 172 क्या? राज्य के विधानमंडल की अवधि, ठीक है, विधानमंडल की अवधि के बारे में। और 173 विधानमंडल के सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में ये बताता है ऑप्शन नंबर 173, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि संविधान में राज्य विधान परिषद, तो राज्य जो विधान परिषद है वो 171 में है, ठीक है, अनुच्छेद 171 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विधान के किस संविधान होगा, विधान नहीं होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? के अंतर्गत जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, किस आर्टिकल के आधार पर? 166। तो 166 में क्या है? राज्य की जो सरकार है उसके कार्यों का जो संचालन होगा उसके बारे में बता देगा 166। और नेक्स्ट दी गई है अनुच्छेद 200, ये क्या है? ये है क्या? विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति होगी। 239 क्या कहता है? तो 239 कहता है कि 239 है वो तो संघ राज्य जो होते हैं ना हमारे, जो यूटीज होती हैं, यूटी के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बारे में बताता है। और अनुच्छेद 240 क्या है? राज्य क्षेत्र जो है उनके लिए कानून जो बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, तो वो अनुच्छेद 240 कहता है। तो यहाँ पे पूछा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, तो 1 किसके अंतर्गत भेज सकता है? तो वो भेज सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 200 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा।
कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 115 है, 183 है, या फिर 221 है, या 249 है। तो आर्टिकल जो 249 है वो यही बात कहता है कि जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 249। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही उसे इकट्ठा किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है ये? तो विधि यानी कि जो विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही उसे एकत्र किया जा सकता, ये जो कहता है वो 265 कहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। 265 ये इसी के बारे में बताता है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगा सकते हैं और ना ही उसे एकत्र किया जा सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त आयोग आता है हमारे क्या 280 में। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहां पर वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? यही बता देना 52 से लेकर के 62 तक ये किसके हैं? प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं सारे अनुच्छेद। तो ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो चुनाव से संबंधित हो तो 62 तक देख लीजिए कौन सा 52 से, तो अनुच्छेद 54 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए 51 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? तो किस अनुच्छेद में कहा कि राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य है ना, पात्रता दी गई है? तो किस में है? 57, 58, 59 या फिर 60? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50 ए यानी कि 57 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं दी गई हैं, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं। तो ये 51 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किए हैं और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लगभग इतने ही क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन की फॉर्म होगी वो अलग होगी थोड़ी, है ना। कुछ एक्सप्लेन के साथ में भी होगी और कुछ मैचिंग में होगा, कुछ कथन और के रूप में भी होंगे। ठीक है, तो उसको पार्ट को भी देखना और इस पार्ट को भी आपने देख ही लिया होगा, है ना। तो सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर कर दें, बड़ी मेहनत लगती है इन सबको बनाने में, है ना। तो चलिए फिर दूसरे वीडियो में हम अभी जल्दी मिलेंगे आपसे 1 से 2 दिन के अंदर ही।